एंड फंक्शन आपके, तो फंक्शन पैरामीटर का पर्पस होता है किसी भी फंक्शन के अंदर हम जो लॉजिक लगाते हैं, उस लॉजिक को जो भी इनपुट डेटा चाहिए वो एज ए पैरामीटर हम लोग डिफाइन करते हैं। और फिर जो भी फंक्शन कॉल करेगा वो उन पैरामीटर्स के लिए वैल्यूज पास करता है। तो जो भी हम फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यूज पास करते हैं उनको क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट्स कहा जाता है। जैसे इस वाले प्रोग्राम में मैंने ऐड नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसमें दो पैरामीटर्स मैंने डिफाइन करे हैं, ए एंड बी। अब जब मैं ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मैं ए पैरामीटर की वैल्यू 2 पास करता हूँ और बी पैरामीटर की वैल्यू 3 पास करता हूँ। तो 2 एंड 3 क्या कहलाएंगे, आर्गुमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो कॉल करते समय जो भी हम वैल्यू पास करते हैं पैरामीटर के लिए उनको आर्गुमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब कैसे डिसाइड करें कि किसी भी फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर बनाएं या ना बनाएं। अगर बनाएं तो कितने बनाएं और क्या नाम से बनाएं। जैसे आपने ए और बी नाम से बना दिया, तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिक होता है कि इसका नाम ए ही रखना चाहिए या इसका नाम बी रखना चाहिए, पहले बी रख लें बाद में ए रख लें तो क्या होगा। या कैसे पता चला दो ही देने हैं, तीन क्यों नहीं दिया आपने, एक क्यों नहीं दिया। ये कैसे पता चलता है कि किसी भी फंक्शन में कितने पैरामीटर बनाने चाहिए। तो इसका आंसर आता है कि आप पहले ये बताइए कि फंक्शन में आप लॉजिक क्या लिखने जा रहे हैं। जैसे मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करेगा। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है हमारा, आपने किसी बैंक से 1000 रुपये बोरो करे, ठीक है, और अब आप 2 साल बाद बैंक को रिटर्न करने जा रहे हो 1000 रुपये। तो बैंक वाला क्या बोलेगा, इंटरेस्ट भी दे के जाओ। ठीक है, तो अब कितना इंटरेस्ट दोगे, तो उसके लिए हमने कहा भाई 5% का एनुअल रेट था, 5% का एनुअल रेट था। तो अब अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि भाई 1 साल का 5% का हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, 2 साल का निकालेंगे। तो फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई टाइम या टेन्योर डिवाइड बाई 100। अब आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है 1000 रुपये पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% का। तो प्रिंसिपल मतलब आपका असल अमाउंट क्या था जो आपने बोरो किया था बैंक से, डेट इज 1000। तो यहाँ लगा दिया मैंने 1000, मल्टीप्लाई कर दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका 5, टाइम कितना है 2। तो इस फार्मूले में जो टाइम है वो ईयर में हमारा रखा गया है। तो अगर आप बोलेंगे सर 6 महीने का इंटरेस्ट बताओ, तो यहाँ 6 मत लिख देना, टी की जगह पर क्या लिखोगे, 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टी है उसकी यूनिट क्या मानी गई है, ईयर मानी गई है। ठीक है, तो अब 2 साल का अगर हम पूछेंगे तो यहाँ पे 2 लगा दिया, डिवाइड बाई 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, अब कितना आया हमारा, 100 रुपये। तो जब आप 2 साल बाद बैंक को 1000 रुपये रिटर्न करने जाएंगे तो आपको 1000 रुपये तो असल के हो गए, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 100 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि भाई 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा पहले वो निकालेंगे। अब अगले साल का जो इंटरेस्ट लगेगा वो कैसे लगेगा, पहले 1 साल का जो इंटरेस्ट था उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। तो अगले साल का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1000 रुपये नहीं लगेगा, 1000 प्लस 1000 का जो इंटरेस्ट आया वो होगा अगले साल के इंटरेस्ट के लिए। तो उसे बोलते हैं कंपाउंड। तो हम उसकी बात अभी नहीं करते, हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें बैंक चलाना नहीं सीखना है, हमें पाइथन सीखनी है और उसके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज हमें आनी चाहिए भाई। तो अब हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा। तो मैंने क्या करा, फंक्शन का नाम एस आई रख दिया, सिंपल इंटरेस्ट। तो फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जब कुछ भी रख सकते हैं तो मीनिंगफुल रख सकते हैं। ऐसा नाम रख लेते हैं जिसका नाम सुनकर पढ़कर हमें समझ में भी आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं इस फंक्शन के अंदर। रखने को आप इसका नाम शो रख लो, मना थोड़ी करेगा ये। ठीक है, हमने ऐसा ही रख लिया। अब इसके अंदर अगर मैं लॉजिक इंप्लीमेंट करूं तो वो प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन्योर का मल्टीप्लीकेशन होगा डिवाइड बाई 100 होगा।
तो इस फार्मूले में जो चार बातें हैं, इन चार बातों में ऐसा क्या है जो हमेशा सेम रहेगा और ऐसा क्या है जो हर बार बदल सकता है? डिवाइड बाई 100, ये फिक्स है। अब आप कितना भी प्रिंसिपल ले लो, कितना भी टेनर ले लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, डिवाइड 100 से ही करनी है फार्मूले के अंदर। हर कोई जब बैंक में जाएगा तो अपने अपने प्रिंसिपल के हिसाब से बात करेगा कि मेरे इतने रुपए पर कितना ब्याज बैठेगा, 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का। तो अब इस फार्मूले में तीन चीजें इनपुट चाहिए, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर। फंक्शन में हमने तीन पैरामीटर बना देने हैं। अब इनका नाम मैं ए बी सी ऐसा कर सकता हूँ। तो बेटर है कि भाई आप इनका नाम ए बी सी रख रहे हैं तो आपके मन में ये भी होगा कि ए पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने कहा प्रिंसिपल। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने कहा टाइम। तो बेटर है ए बी सी की जगह पर अगर आप सी ले लो, आर ले लो, टी ले लो, आपकी मेहनत तो उतनी लगेगी, आपको उतना ही टाइप करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, सब पूरा लिख दें, पूरा लिख दो, अच्छी बात है, इससे अच्छा और क्या होगा, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट चलो आर वाई लिख दो, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि बेटर है, सजेशन तो यही है कि आप पूरा ही नाम लिखो, है ना। वेरिएबल का नाम का इनिशियल मत रखो, क्योंकि पी से तो पाइथन भी होता है, पी से प्रिंसिपल भी होता है, तो पी से तो बहुत कुछ होता है। तो बेटर है पूरा ही नाम लिख दो, ठीक है। तो पैरामीटर कितने होने चाहिए ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो फंक्शन जो आप बनाने जा रहे हैं उस फंक्शन में जो लॉजिक आप लिखेंगे उस लॉजिक में कितना इनपुट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब तीन लॉजिक यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर डिवाइड बाई 100। अब इसका जो भी रिजल्ट आया, मान लीजिए मैंने उसको आई वेरिएबल में स्टोर कर लिया, आई फॉर इंटरेस्ट। अब इसके अंदर से मैं प्रिंट करा दूंगा आई की वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई। अभी आपको अजीब भी लगना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। हम प्रैक्टिस कम कर रहे हैं इसलिए मैंने जानबूझ के यूज करा है ताकि हम प्रैक्टिस करते रहे इस चीज की, ठीक है। अब इस फंक्शन को जो कॉल करेगा वो बताएगा, चलो वो एग्जाम्पल वाला ही पास कर देते हैं, 1000 रुपए का 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज बताओ। चलो जी। अब किसने कहा नहीं जी हमें तो 5000 रुपये चाहिए और 6 साल के लिए चाहिए, 5000 रुपये चाहिए, 6 साल के लिए चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम का ही 5% का ही चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट बनेगा 1500 रुपये। तो फंक्शन में कितने पैरामीटर बनेंगे ये किसी को नहीं पता, जिसने फंक्शन बनाना है उसी को पता है कि वो क्यों बना रहा है और उसका लॉजिक क्या है और उस लॉजिक में कितने इनपुट ऐसे हैं जो हर बार बदलेंगे। उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पैरामीटर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए बैंक ये कहते थे हमारे यहाँ तो कभी भी आओगे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, 5% का ही है, कभी भी आओ, है ना। तो अगर बैंक ये कह दे कि नहीं जी हमारा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, तो फिर हम क्यों परेशान करें कॉल करने वाले को, बार बार उससे हम क्यों वैल्यू पास करवाएं। तो हमने क्या करा, यहाँ से आर लिया ही नहीं, फिर क्या करा, आर को एज ए लोकल वेरिएबल मैंने फिक्स कर दिया 5। अब कॉल करने वाले को बताने की जरूरत नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो तुमने पहले ही मान लिया 5 का है। लेकिन अगर कल को चेंज होगा तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो फंक्शन के अंदर जाके चेंज करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा इनपुट जो आपको लगता है कि जितनी बार फंक्शन कॉल होगा हर बार लगभग सेम ही होता है, ये नहीं बदलता बार बार, तो आप उसको पहले से सेट कर सकते हैं, उसको एज ए पैरामीटर रिसीव करने की फिर नीड नहीं है। लेकिन सर ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा कि हर बार प्रिंसिपल सेम है, ये तो बिल्कुल बदलेगा। जितनी बार मैं सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करवाऊंगा हर बार अलग अलग प्रिंसिपल बिल्कुल हो सकता है, हर बार अलग अलग टेन्योर बिल्कुल हो सकता है, माना रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो सकता है। लेकिन अगर ये भी आप कह रहे नहीं हर बार बदलता है तो फिर एज ए पैरामीटर डिफाइन करो, कॉल करने वाले से पूछो फिर, ठीक है। चलिए तो इस तरह से किसी भी फंक्शन के अंदर हम डिसाइड कर सकते हैं कितने पैरामीटर और उनके नाम क्या होंगे, नाम रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं। अब आगे चलते हैं, पाइथन के अंदर फंक्शन के पैरामीटर और फंक्शन के आर्गुमेंट इनको काफी एक्सप्लोर किया गया है। अगर अभी हम सी, जावा पढ़ रहे होते
तो ऑलमोस्ट चीज़ें हमारी पैरामीटर और आर्गुमेंट की हो चुकी हैं पूरी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन में पैरामीटर 5 तरह के होते हैं, आर्गुमेंट 3 तरह के होते हैं, तो टोटल 8 हमारे पास वेरिएशन होते हैं पैरामीटर और आर्गुमेंट को लेकर। ये सब फैसिलिटीज C++, जावा, डॉट नेट में नहीं होती हैं। ठीक है, वो क्या क्या वेरिएशंस हैं उनको देखते हैं बाद में। फिर जावा ने डॉट नेट में एक दो वेरिएशन अपने अंदर भी ऐड करेंगे, सारे आज भी नहीं है इन लोगों के पास। तो एक एक करके समझते हैं। टाइप्स ऑफ पैरामीटर, तो एक होता है हमारा पोजिशनल ओनली पैरामीटर, दूसरा होता है हमारा कीवर्ड ओनली पैरामीटर, तीसरा होता है हमारा पोजिशनल और कीवर्ड ओनली, चौथा होता है आर्बिट्रेरी लेंथ पोजिशनल ओनली, आर्बिट्रेरी लेंथ कीवर्ड ओनली। तो 5 तरह के पैरामीटर्स हैं, यानी 5 अलग अलग प्रोग्राम अभी हम और बनाएंगे जिनमें हम एक एक पैरामीटर को अलग अलग तरह से समझेंगे। इसी तरह से हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट। तो ये दो तो पैरामीटर भी है इस नाम के, और इस नाम के हमारे आर्गुमेंट भी हैं। तीसरा होता है हमारा डिफॉल्ट आर्ग। तो टोटल 3 तरह के पाइथन में आर्गुमेंट्स होंगे। आर्गुमेंट मीन्स वैल्यू ऑफ पैरामीटर, किसी पैरामीटर के वैल्यू देने के 3 तरीके हैं। अब पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, उसके बाद फिर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ पैरामीटर। ऐसा करने से आपको कॉन्सेप्ट इजी वे में और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं जो प्रोग्राम्स बनाऊंगा उसमें मैं कोई एक मीनिंगफुल लॉजिक नहीं लिखूंगा, हमारा फोकस होगा इन 8 चीजों को समझना। ठीक है, तो एक फंक्शन मैंने सिंपली बना दिया शो, और इसमें मान लीजिए ए और बी नाम के 2 पैरामीटर बना दिए। अब कुछ भी नहीं करना है, मैंने इसके अंदर सिर्फ ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर देनी है। ए इक्वल टू ए, कॉमा बी इक्वल टू बी। तो ये फंक्शन ए और बी पैरामीटर में 2 वैल्यू रिसीव करेगा और सिंपली उनको प्रिंट कर देता है। अब शुरू होती है कॉल करने से लेकर। अब अगर मैंने यहाँ पे इनको ए और बी को वैल्यू पास करनी है तो अपने आर्गुमेंट दूंगा। लेट अस सपोज मैंने 10, 20 दे दिया। तो अब ये बताओ ऐसा होगा क्या कि 10 बी के लिए आर्गुमेंट बनेगा या ए के लिए बनेगा?
तो कैसे पता चला कि जो 10 है वो ए का आर्गुमेंट बनेगा, बी का क्यों नहीं बना? तो बाय डिफॉल्ट जब हम किसी भी आर्गुमेंट को पास करते हैं तो वो जिस पोजीशन का आर्गुमेंट है वो उसी पोजीशन के पैरामीटर में असाइन होता है। तो पहली पोजीशन का आर्गुमेंट है तो पहली पोजीशन के पैरामीटर को असाइन होगा, दूसरी पोजीशन का आर्गुमेंट है तो दूसरी पोजीशन के पैरामीटर को असाइन होगा। तो सर ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा पढ़ाना क्या है, ये तो होता ही है, सी में भी ऐसे ही होता है, सी प्लस प्लस में ऐसे ही होता है, जावा में भी यही होता है, हर लैंग्वेज में ऐसा ही होता है। तो पाइथन में भी यही होता है, बस पाइथन ने इसको एक नाम दे दिया। जब आप इस तरह से अपने आर्गुमेंट पास करते हैं तो इन्हीं को बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। तो मैं क्या बोलूंगा, 10 and 20 आर पोजिशनल आर्गुमेंट फॉर ए एंड बी पैरामीटर रेस्पेक्टिवली। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो जो आउटपुट आना चाहिए भैया, अब देखो नई बात, जो किसी भी लैंग्वेज में जो पाइथन के पैरेलल में मार्केट में चल रही है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, नहीं है उनमें, है ना। और प्रोग्रामर की पसंद पाइथन होने की कई वजह हो सकती है, उनमें से एक वजह यही है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। जब आप शो फंक्शन कॉल करेंगे तो जो पैरामीटर्स हैं ए और बी, उनके लिए जो आर्गुमेंट हैं वो आप पास कर सकते हैं पैरामीटर का नाम लेकर। पैरामीटर का नाम लेकर पास कर सकते हैं का मतलब, आप यहाँ लिखिए ए पैरामीटर का आर्गुमेंट होगा 10, कॉमा बी पैरामीटर का आर्गुमेंट होगा 20। तो पाइथन में जब भी आप किसी पैरामीटर के लिए आर्गुमेंट पास करते हैं तो एक तरीका तो पोजीशन वाला हो गया जो कि किसी भी लैंग्वेज में चलता ही है, दूसरा जो पाइथन में चल रहा है ना, आप आर्गुमेंट पास करते समय बता सकते हैं कि ये किस पैरामीटर का आर्गुमेंट, ये किस पैरामीटर का आर्गुमेंट। जब आप इस वाली अप्रोच से किसी भी पैरामीटर को आर्गुमेंट देते हैं तो इसी अप्रोच को पाइथन ने नाम दे रखा है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट। तो यहाँ पर a = 10 कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया, b = 20 दूसरा कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि अगर आप ऑर्डर को बदल भी देते हैं तो मैटर नहीं करेगा। मान लीजिए मैंने पहले कर दिया b की वैल्यू 20 हो जाए और a की वैल्यू 10 हो जाए, तो अब b नाम का पैरामीटर शो में कहीं भी हो, चाहे बीच में हो, चाहे शुरू में हो, चाहे लास्ट में हो, उसका आर्गुमेंट 20 ही होगा और a का आर्गुमेंट 10 ही होगा। तो कीवर्ड आर्गुमेंट में फायदा ये हुआ कि हमें ऑर्डर को फोकस नहीं करना है कि पहले वाला आर्गुमेंट किसको मिलेगा और दूसरा वाला किसको मिलेगा। जो आपने बता दिया था आर्गुमेंट पास करते समय, वो आर्गुमेंट उसी पैरामीटर को ही मिलेगा, चाहे वो पैरामीटर फंक्शन में कहीं पर भी किसी भी नंबर पर आता हो। कीवर्ड आर्गुमेंट का दूसरा फायदा होता है रीडेबिलिटी ऑफ कोड। रीडेबिलिटी ऑफ कोड, जैसे इमेजिन करिए सिंपल इंटरेस्ट वाला फंक्शन लिखा हुआ है, इमेजिन कर लीजिए ब्रेन के अंदर, मैं कॉल कर रहा हूँ, मैंने लिखा 510 9। अब कैसे पता चलेगा कि आप क्या लिख रहे हो? तो गैस कर लोगे, बड़ी वैल्यू प्रिंसिपल होगा पहला वाला, अब दूसरा तीसरे में गैस करना मुश्किल हो जाएगा इस बार। जिसने फंक्शन बनाया और जिसने फंक्शन कॉल किया अगर वो एक ही इंसान है तब तो ठीक है, अगर ये दो लोग अलग इंसान हो गए तो यहाँ पर रीडेबिलिटी खराब हो गई। कॉल करने वाले को प्रॉब्लम हो सकती है अपना कोड पढ़ने में कि मैंने क्या लिखा है ये। तो वो क्या कर सकता है, कॉल करने वाला ऐसे कर सकता है कि p = दिस, r = दिस और t = दिस। मैंने ये लाइन लिखी, आप पढ़ो, आपको समझ में आ रहा है। कोई तीसरा पढ़ेगा बाहर से आके जिसने कोड नहीं बनाया, जिसने एक क्लास भी अटेंड नहीं करी है और नॉलेज रखता है पाइथन की, वो भी समझ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। तो कीवर्ड आर्गुमेंट अप्रोच कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देती है।
तो हाईली रिकमेंडेड अप्रोच होती है, और पाइथन काफ़ी प्रोग्रामर की पसंद इसी वजह से भी है। ये फैसिलिटी बाकी लैंग्वेज में नहीं है, ना सी में, ना सी प्लस प्लस में, ना जावा में, ना डॉट नेट में। पाइथन के अंदर ये फैसिलिटी है। ठीक है, तो मैं यही नहीं कह रहा, यही एक वजह है, बहुत वजह हो सकती है, उनमें से एक ये भी है। ठीक है? लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट की हमने अच्छाइयाँ समझ ली, इसकी कुछ हमारे रूल्स भी हैं। वो रूल्स अगर आपने नहीं माने तो एरर भी आ जाती है। रूल नंबर 1, कीवर्ड आर्गुमेंट में पैरामीटर का नाम वही होना चाहिए जो फंक्शन की डेफिनेशन में पैरामीटर का नाम है। दैट मीन्स गलती से मुझसे लिख गया कि A = 10 और B = 20, मैंने कैपिटल बी कर दिया है, तो ये हो सकता है मना कर दे। सो गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट बी। इस नाम से कीवर्ड आर्गुमेंट आप नहीं बना सकते क्योंकि इस नाम से पैरामीटर है ही नहीं। तो ये ड्रॉबैक हमें क्या सिखा रहा है, जिसने फंक्शन बनाया और जिसने फंक्शन कॉल किया, इन दोनों को पता होना चाहिए पैरामीटर के नाम क्या है। क्योंकि कॉल करते समय तभी तो आप कीवर्ड आर्गुमेंट यूज कर पाएंगे। तो कॉल करने वाले को अगर पैरामीटर का नाम ही नहीं पता होगा तो वो कीवर्ड आर्गुमेंट कभी यूज ही नहीं कर पाएगा, है ना। दूसरा रूल, तो यहाँ पर जो एरर आई, क्यों आई, इसलिए आई। तो ये हमारा एरर है। ठीक है, दूसरा रूल, जब आप कीवर्ड आर्गुमेंट को यूज करते हैं तो वो रिपीट नहीं होने चाहिए। A = 10, B = 20 और फिर A = 30 और हम सोच कर बैठे हैं एक ही जाएगी अपडेटेड वैल्यू। तो पैरामीटर और आर्गुमेंट के केस में ऐसा नहीं होता कि अपडेटेड वैल्यू जाएगी। कीवर्ड आर्गुमेंट अगर कोई आपने एक बार लिख दिया था और वो आपने दोबारा लिख दिया, एरर। कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड, कौन सा वाला, ये भी क्या है हमारी एरर। कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड, कौन सा वाला। अब तीसरा, रिपीट की स्पेलिंग सही कर लेना। तीसरा, अगर हमने यहाँ पर देखा, शो, पहले चलते हुए देखते हैं फिर एरर देखेंगे। अगर हम कीवर्ड आर्गुमेंट और पोजिशनल आर्गुमेंट एक साथ यूज करना चाहते हैं तो पहले पोजिशनल आर्गुमेंट आएगा, उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट आएगा। ये सही है। अगर हम दोनों मिक्स करके यूज करना चाहते हैं तो पहले पोजिशनल उसके बाद कीवर्ड। अगर आप ये बात नहीं मानते हैं कि हमने तो पहले कीवर्ड दे दिया उसके बाद हम सोच रहे हैं पोजिशनल, हम ये सोच रहे हैं कि ये कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया ए के लिए और सेकंड पोजीशन पर हमने ये लिखा हुआ है 20, तो ये सेकंड पोजीशन का पैरामीटर का आर्गुमेंट बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये रूल हो गया ब्रेक। पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। इस एरर का आसान भाषा में मतलब यह है कि पहले पोजिशनल आर्गुमेंट देने उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट देने। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, पहले कीवर्ड आर्गुमेंट देना है उसके बाद पोजिशनल, है ना। सॉरी, पहले पोजिशनल उसके बाद कीवर्ड, पहले पोजिशनल उसके बाद कीवर्ड। ये सही है गलत है। पहले पोजिशनल
उसके बाद कीवर्ड। लेकिन अब ध्यान से देखो, तो ये किसको मिलेगी वैल्यू, ए के लिए, और ये भी किसको मिल रही है, रिपीट तो हो ही नहीं सकती। तो तब ए को दे दोगे तो बी को क्या मिलेगा फिर, है ना, तो ये एरर है। तो ध्यान रखना है कि जब हम किसी एक कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं और उससे रिलेटेड दो तीन रूल हैं, तो वो सारे रूल फॉलो होने चाहिए, तब वो कॉन्सेप्ट चलेगा। अब ऐसा नहीं है एक फॉलो हो रहा है एक नहीं हो रहा है तो आप ये बोले सर चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूल तो फॉलो हो रहा है, क्या, कि पहले पोजिशनल है, उसके बाद कीवर्ड है, लेकिन दूसरा रूल ब्रेक भी तो हो रहा है कि भाई आप एक को दो वैल्यू दे रहे हैं इस तरह से। तो देखते हैं, शो गॉट मल्टीपल वैल्यू। पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट को जब हम यूज करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो दोबारा से अगर मैं रिवाइज कराऊं तो पोजिशनल आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट होते ही हैं जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं। तो जब हम कुछ नहीं जानते थे तो बाय डिफॉल्ट वो पोजिशनल आर्गुमेंट ही होते थे। जिस पोजीशन का आर्गुमेंट है उसी पोजीशन के पैरामीटर को मिलेगा। नया कॉन्सेप्ट आया कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो किसी भी आर्गुमेंट को किस पैरामीटर को असाइन किया जाएगा, वो पैरामीटर का नाम आप साथ में लिख सकते हैं। इस अप्रोच से जब आप आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसे हम कीवर्ड आर्गुमेंट अप्रोच कहते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट अप्रोच में हमें ऑर्डर का ध्यान रखने की नीड नहीं है, हमें रीडेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन जो रूल्स हैं वो ये कि कीवर्ड आर्गुमेंट वही हो सकता है जिस नाम का पैरामीटर, अगर कीवर्ड आर्गुमेंट जिस नाम से आपने बनाया है उस नाम का पैरामीटर नहीं है तो एरर आ जाएगी। दूसरा रूल है कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीट नहीं हो सकता। अगर आपने कीवर्ड आर्गुमेंट को रिपीट कर दिया तो हमारी एरर आ जाएगी। तीसरा, अगर आप एक साथ पोजिशनल और कीवर्ड दोनों पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले पोजिशनल आर्गुमेंट आएगा, उसके बाद फिर हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट आएगा। ठीक है, अगर आपने इस रूल को फॉलो करा, लेकिन एक रूल दूसरा ये था कि किसी भी तरह से हम आर्गुमेंट रिपीट नहीं करेंगे, अगर वो हो गया तो फिर ये सही लिखने पर भी क्या आ जाएगी, एरर, जैसे कि ये। ठीक, अब इस बात की थोड़ी सी और प्रैक्टिस अभी करते हैं, और इस बार मैं तीन पैरामीटर बनाऊंगा क्योंकि इस बार हम थोड़ा ज़्यादा सीखना चाहते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 10, B = 20 और 30। सही है गलत है, सही है। जितने रूल बताए थे अगर हम उनको फिर से रिकॉल करें तो क्या कोई रूल ब्रेक करा है हमने। तो कीवर्ड के बाद हम पोजिशनल नहीं दे सकते क्योंकि पहले देना होगा पोजिशनल, उसके बाद हम देंगे कीवर्ड। अच्छा, मान लो कीवर्ड आर्गुमेंट बीच में आ गया, उसके आगे अब क्या करें, जितने भी दोगे सब कीवर्ड दोगे, अब आपकी मजबूरी हो गई। अब आपकी ये मजबूरी हो गई कि अगर आपने बीच में कहीं कीवर्ड आर्गुमेंट लिख दिया, आपके और भी आर्गुमेंट अभी लिखे जाने हैं, पोजिशनल वाला रास्ता बंद हो गया आपका। अब आपकी मजबूरी है कि आपको आगे जितने भी लिखने होंगे सब कीवर्ड ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि रूल है कि कीवर्ड अगर एक बार लिख गया तो उसके बाद अब पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं आएंगे। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एरर। ठीक है, अब
अगर मैं ऐसे करूंगा, इसमें सारे रूल मेरे फॉलो हो रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, सर कोई एग्जांपल बताइए जिसमें कीवर्ड आर्गुमेंट यूज होते हों, जो हमने अभी तक पाइथन पढ़ी है उसी में आप देख सकते हैं। कहाँ देखेंगे, हमने कहा देखो। और पहली क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन इस नाम से नहीं पढ़ाया था, क्योंकि उस समय तो मैंने पढ़ा ही नहीं था फंक्शन टॉपिक, लेकिन मैंने आपको पहली क्लास में ये पढ़ाया है। अब आपको मैं याद कराता हूँ, आपको याद आ जाएगा। प्रिंट के अंदर मैंने 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, बाय डिफॉल्ट स्पेस के साथ सेपरेट होकर आता है, मुझे कॉमा से करना है सेपरेट आउटपुट में। अब ठंडे दिमाग से सोचना, जो भी आप कर रहे हो, ये प्रिंट एक फंक्शन है, हमने नहीं बनाया, लाइब्रेरी फंक्शन है। अब प्रिंट फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। अब प्रिंट फंक्शन अगर मैं कॉल कर रहा हूँ और ऐसे मैं कुछ लिखता हूँ, तो ये तो कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया ना फिर प्रिंट के लिए। और ये कैसे आर्गुमेंट हो गए तीनों प्रिंट के लिए? पोजीशन आर्गुमेंट हो गए, यही तो होगा और क्या होगा। अब कीवर्ड आर्गुमेंट अगर मैं दे रहा हूँ, तो क्या इसी नाम से दूंगा, किसी और नाम से नहीं दे सकता हूँ? हमने कहा नहीं दे सकते, क्योंकि जिस इंसान ने प्रिंट फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी बनाया होगा, उसने पैरामीटर का नाम क्या रखा होगा? सेपरेटर एसईपी ही रखा होगा। तो कॉल करने वाले को जब भी उस पैरामीटर को वैल्यू देनी है, वो हमेशा कैसे देनी है? उसका नाम यूज करके देनी है, एसईपी। अच्छा, तो अब ये बताओ इसका आंसर, तो अब आप जानते ही होगे सर, कि अब बताओ कि भाई ये तीनों किससे सेपरेट होंगे, कॉमा से होंगे या ऐड से होंगे? सर कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीट होता ही नहीं है ना। आप क्या कर रहे हो, प्रिंट फंक्शन का सेपरेटर कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीट ही तो कर रहे हो यहाँ पर। अभी तो पढ़ाया, रिपीट नहीं होता है, सेम एरर आएगा। कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड कौन सा? हमारे में ए था, इनके में सेपरेटर है। हम जो पढ़ रहे थे उसमें फंक्शन बनाने वाले भी हम थे, फंक्शन कॉल करने वाले भी हम थे। अभी जो दिख रहा है सामने, इसमें फंक्शन कॉल करने वाले हम हैं, बनाने वाला कोई और रहा होगा। जिसने फंक्शन बनाया होगा उसने सेपरेटर नाम से एक आर्गुमेंट वहां पर, एक पैरामीटर वहां पर डिफाइन कर रखा होगा प्रिंट के अंदर। ठीक है, तो अब सर एक काम करते हैं, सेपरेटर के बाद हम यहाँ पर 40 लिख देते हैं। अभी तो पढ़ाया है, कीवर्ड आर्गुमेंट लिखने के बाद आपकी मजबूरी है, आप जो भी लिख सकते हो वो कीवर्ड आर्गुमेंट ही लिख सकते हो। तो प्रिंट फंक्शन में अगर कोई और पैरामीटर है जिसको हम पास करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो कीवर्ड आर्गुमेंट से थोड़ी कर पाएंगे, तो मैं 40 लिख ही नहीं पाऊंगा। अच्छा बताओ, अगर मैं लिख दिया तो कौन सी एरर आएगी? पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलो कीवर्ड आर्गुमेंट, ऐसे ही आना चाहिए। तो सर ये तो हम जानते हैं, पहले तो हमने कहा पहले तो जानते हैं हम सब, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद ले देकर मैं सिर्फ क्या लगा सकता हूँ? एंड ही लगा सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट एंड किससे होता है? न्यू लाइन से। देखो अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट और लगा दूं और यहाँ लगा दूं बाय, तो अब एंड ना लगाने पे ये न्यू लाइन से जाएगा, 30 के बाद न्यू लाइन बनेगी। मैं नहीं चाहता, तो आपने क्या लिख दिया? एंड इक्वल टू, मान लीजिए आपने टैब स्पेस दे दिया। तो कीवर्ड आर्ग एंड क्या है वो छोड़ो, कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद कीवर्ड आर्गुमेंट ही दे सकते हैं, चाहे वो आपका बनाया हुआ फंक्शन कॉल किया जा रहा है या पाइथन के लाइब्रेरी का कोई फंक्शन कॉल किया जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब तीसरे टाइप का आर्गुमेंट, और उसका आंसर भी इसी में मिलेगा। मैंने एक फंक्शन बनाया शो नाम से, मैंने कर दिया ए बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 2, पर ये क्या कर दिया? ये तीसरा टाइप का आर्गुमेंट है। जिस समय पैरामीटर डिफाइन करते हैं फंक्शन को बनाते समय, उस समय आप उस पैरामीटर के लिए आर्गुमेंट असाइन कर सकते हैं। जब आप इस तरह से करते हैं तो इन्हें बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। हम क्या बोलेंगे? बी एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो गया, सी एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो गया जिसकी वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू क्या है हमारी? 2। तो यहाँ पर ये क्या है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट।
बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 2 आर डिफॉल्ट आर्गुमेंट। सर इसका फायदा, हमने कहा फायदा भी बताएंगे। एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐसे कर देते हैं। तो फंक्शन मैंने कॉल किया 10, 20, 30। डिफॉल्ट आर्गुमेंट तब अप्लाई होता है जब कॉल करने वाले ने किसी पैरामीटर को वैल्यू ना दी हो। इस समय शो फंक्शन कॉल करते समय हमने तीनों पैरामीटर को वैल्यू असाइन करी है 10, 20, 30। अब ए के पास 10 पहुंच गया, बी के पास 1 नहीं आएगा क्योंकि कॉल करने वाले ने उसको आर्गुमेंट दिया है 20। सी के पास 2 नहीं आएगा, 30 आएगा। लेकिन सो फंक्शन कॉल करने वाले ने सिर्फ 10 लिखकर छोड़ दिया और यहाँ 20 लिखकर छोड़ दिया। तो ये चला गया ए के पास, ये चला गया बी के पास, अब सी के पास तो कुछ गया ही नहीं। इस केस में सी अपना डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज करेगा। ठीक है, अगर आपने बताई तो आपकी सुनी जाएगी और आपने नहीं बताई तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट की सुनी जाएगी। तो सर अगर मैं ऐसे कर दूं कि बस ए को दे दो 50, बाकी सब छोड़ो, छोड़ दो, बी के पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट है 1 और सी के पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट है अपना। तो जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फंक्शन के किसी पैरामीटर के लिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना दें। कब बनाते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट? जब हमें लगता है कि ज्यादा बार कॉल करने वाले को यही चाहिए होता है। तो हमने पहले से उसकी वैल्यू सेट कर दी, कॉल करने वाले आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता था आप यही दोगे। लेकिन अगर आप कुछ और देना चाहो तो दे ही सकते हो। याद करो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफॉल्ट में बना सकता हूँ। जिसको बदलना होगा अपना दे दे, जिसको नहीं बदलना है जो हमने सेट कर रखा उसके साथ चलेगा बस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो डिफॉल्ट आर्गुमेंट का। अभी वाला प्रोग्राम जो मैंने करके दिखाया था, प्रिंट 10, 20, 30, मैं नहीं बता रहा कि सेपरेटर क्या करना है, तो एरर देगा कि क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि सेपरेटर का डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है? स्पेस। इंटरनली सेपरेटर को एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट पहले ही मिल चुका है, क्या? स्पेस। अगर मैं अपना दूंगा तो सेपरेटर का डिफॉल्ट आर्गुमेंट तो वो नहीं चलेगा, मेरा वाला चलेगा। ठीक है, यानी कि इंटरनली अगर मैं ये आपको दिखाऊं कि प्रिंट फंक्शन बनाने वाले ने जब प्रिंट फंक्शन डिफाइन किया होगा तो कुछ लिखा होगा यहाँ पर, लेकिन लास्ट में क्या लिखा होगा? उसने एक सेपरेटर बनाया होगा जिसकी वैल्यू क्या करी होगी उसने? स्पेस। और एक एंड बनाया होगा जिसकी वैल्यू उसने पहले से क्या कर रखी होगी? स्लैश एंड। और यहाँ पर अपना लॉजिक लिखा होगा प्रिंट करने का उन लोगों ने। अब कॉल करने वाला जब भी प्रिंट फंक्शन कॉल करेगा उनको इन दोनों की वैल्यू पास करना ऑप्शनल है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने क्या बना दिया है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना दिया है। अगर कॉल करने वाला देना चाहता है तो दे भी सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट के यूजेस को समझ सकते हैं। रूल, जब आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाते हैं तो इसके भी रूल हैं। क्या रूल हैं उसको देखते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बाद सिर्फ डिफॉल्ट आर्गुमेंट आता है, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं आता। जैसे आपने बी और सी को डिफॉल्ट आर्गुमेंट कह दिया, उसी के नाम पर अगर ए को बोले तो ए कौन है? हमने कहा पैरामीटर है। लेकिन आर्गुमेंट के साथ अगर बोलना हो इसी फ्लो में, मैं बोलूंगा नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ए क्या हो गया? नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट। उसकी वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ए अपने आप में पैरामीटर है, लेकिन इसकी वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। रूल, डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बाद डिफॉल्ट आर्गुमेंट आ सकते हैं कितने भी, डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बाद नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं आ सकते। अब ये एरर आ जाएगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि ए और सी को कॉल करने वाला वैल्यू देगा और बी के लिए क्या चलेगी? डिफॉल्ट वैल्यू चलेगी। करके देखते हैं। तो मैंने कहा भाई ए को दे दो 10, सी को दे दो 20 और बी को हमने क्या दे रखा है? 1 ही दे रखा है, हो सकता है चल जाए। देख लेते हैं। ठीक है, तो जो एरर आ रही है अगर आप उसको जूम करके पढ़ोगे तो वही है।
नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमारे केस में सी है, फॉलो डिफॉल्ट आर्गुमेंट। हमारे केस में कौन है, बी, ये एरर है। तो इस बात को हम अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि भाई पहले नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट लिखेंगे, उसके बाद सारे के सारे डिफॉल्ट आर्गुमेंट लिखेंगे। अब ये बताओ, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन दोबारा बना दूं तो कहीं जल्दीबाजी में मैं गलत तो नहीं कर बैठा। मैं तो ये सोच रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने डिफॉल्ट बना दिया, कॉल करने वाला पी और टी को देता रहेगा वैल्यू। तो सोच तो आप सही रहे हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गलत है आपका, क्योंकि आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाना है, तो आप बीच में नहीं बना सकते, लास्ट में बनाओ, या उसके बाद जो टी है उसको भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाओ, है ना। कम से कम टी की वैल्यू 0 तो रखोगे ही, ऐसा कर सकते हो या तो। और अगर नहीं रखना चाहते हो तो टी को पहले आर को बाद में लिखो, वरना भी तो यार है। ठीक है, तो इतने सारे रूल हो गए, क्वाइट ऑब्वियस, सारे याद नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको 1.5 घंटे की क्लास में सारे रूल बता रहा हूँ तो मेरी मजबूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूल एक दिन पढ़ाया तो ऐसे तो 8 दिन में खत्म होगा टॉपिक। तो आपको क्या करना है, घर जाके पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, इस पर्टिकुलर पोर्शन को पॉज कर करके कई बार देखना है, और एक एक रूल जो बोल रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ अपने हाथ से अपनी कॉपी पे लिखना है। तो इस रिकॉर्डिंग के जब आप नोट्स बनाएंगे तो 1 घंटा कम से कम आपको लगना चाहिए घर जाके, तब जाके वो रूल आपको याद रहेंगे। और अगर आप सोच रहे हो नहीं सर आपने पढ़ा दिया समझ में आ गया खत्म, तो खत्म ही हो जाएगा वो रहेगा नहीं, कल आओगे कल सब सब भूल चुके होगे। तभी तो कोर्स 4-5 महीने का होता है, वरना सर सुबह शुरू करो शाम को आधी पाइथन खत्म। हमारा ब्रेन की कैपेसिटी है भाई, कितना समझ लेगा कितना सीख लेगा एक दिन में वो, ना। चलो, तो अब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, बाकी देखो आप अपने एंड पे जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे रूल आपको याद रह जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया फिर बता रहा हूँ, याद करना सॉल्यूशन नहीं है, प्रैक्टिस इतनी कर लो कि याद अपने आप हो जाए। आप सोचोगे मैं सर सारे रूल याद करूंगा तब फंक्शन पढ़ूंगा, करते रहो होगा ही नहीं कभी, कभी नहीं होगा ये। एक याद करोगे दूसरा भूल जाओगे, दूसरा याद करोगे पहला भूल जाओगे। प्रैक्टिस इतनी कर लो कि सारे के सारे अपने आप याद हो जाए, यही एक तरीका मात्र है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और ये क्लास में नहीं होता, ये अपने हाथ से घर पे होगा। जो टाइम देगा घर पे अपने हाथ से वो सीखेगा, और जो टाइम नहीं देगा 2-4 दिन में सब भूल जाएगा। हो सकता है आज उसको समझ में अच्छा आ रहा हो। चलो, अब 3 तरह के आर्गुमेंट हमने पढ़ लिए। अब 5 तरह के पैरामीटर पढ़ने से पहले कुछ यूज केसेस और देखते हैं। ठीक है, जैसे एक है हमारा स्पेशली उन लोगों के लिए जो सी, जावा, C++ बैकग्राउंड से आते हैं। मान लीजिए सिंपल का एक फंक्शन बनाया शो नाम से, 2 पैरामीटर बनाए ए और बी, कॉल करने वाले ने, यहाँ पर अटक गए हम, कॉल करने वाले ने वैल्यू देनी है, उसे कौन बताएगा जाके कि किस टाइप की देनी है। अभी तो आपके मन में था कि आपने 10 लिख दिया 20 लिख दिया, तो कोई इसका बेस था कि आपने 10 ही क्यों लिखा। बात 10 की नहीं है, बात है इंटीजर क्यों लिखा आपने, फ्लोट क्यों नहीं करा पास, स्ट्रिंग क्यों नहीं करा पास। ये बात तो कहीं लिखी नहीं है, शो फंक्शन बनाने वाले ने कहीं लिखी नहीं है बात तो। सी वाले क्या करते थे, जावा वाले क्या करते हैं, बता देते हैं कि भाई हमें इसमें इंटीजर चाहिए, फ्लोट नहीं चाहिए, या फ्लोट चाहिए तो लिख देंगे ऐसे करके कि फ्लोट चाहिए हमें।
पाइथन में तो ये हम बताते ही नहीं है, क्यों? पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब ये होता है कि किसी वेरिएबल को जब आप बनाएंगे तो आपको उससे पहले उसका डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती है, लिखना ही नहीं है, लिख दोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जब कोई पैरामीटर बनाया जाता है सेम रूल यहाँ भी है। तभी तो चल रहे हैं सारे प्रोग्राम हमारे, कि जब भी आप कोई पैरामीटर बनाएंगे तो पैरामीटर से पहले आपको नहीं बताना होता कि वो किस टाइप का आर्गुमेंट रिसीव करेगा, जैसा आप देंगे वो रिसीव कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर दो इंटीजर को पास कर दूं और इसका नाम शो की जगह ऐड कर दूं, तो ये दो इंटीजर को ऐड कर देगा। कॉल करने वाले ने कहा कोई रोक टोक तो है नहीं, 10.2 कर दिया, 12.5 कर दिया, इनको भी कर देगा ऐड, हमने कहा बिल्कुल कर देगा, क्यों नहीं करेगा, है ना। तो सर कॉल करने वाले को नाम क्या लिखना पड़ेगा, ऐड ही लिखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए मैंने ऐसे ही कर दिया तो हमने कहा देखो अब ये हमारा गुड लक है कि जो प्लस है ये दो स्प्रिंग पे चलता है पाइथन में। हमारा बैड लक है अगर कॉल करने वाले ने ऐसा कुछ कर दिया तो अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा इसमें। 10 पहुंचेगा ए के पास इंटीजर, स्प्रिंग पहुंचेगा बी के पास, प्लस दो इंटीजर पे चलता है, दो फ्लोट पे चलता है, एक इंटीजर एक फ्लोट पे चलता है, दो स्प्रिंग पे चलता है, एक इंटीजर एक स्प्रिंग पे नहीं चलता, एक फ्लोट एक स्प्रिंग पे नहीं चलता है। इस लाइन पर क्या आ जाएगी हमारा एरर, अनसपोर्टेड। बाकी सब चल गए, 10 20 30 हो गए, दो फ्लोटिंग का एडिशन हो गया, दो स्प्रिंग का कॉन्कैटिनेशन हो गया, और जब आपने ये लिखा तो मना कर दिया भाई अनसपोर्टेड है, ये तो नहीं चलेगा। अब ये बताओ कॉल करने वाला परेशान है, वो कह रहा है कि मेरी क्या गलती है इसमें, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था। तो सर इस मामले में फिर जावा की बढ़िया लैंग्वेज कही जाती है, क्योंकि वहां पर पैरामीटर का टाइप होता है। कॉल करने वाला अब ये नहीं कह सकता मुझे तो बताया ही नहीं किसी ने। ठीक है, तो अब क्या करें यहाँ पर, तो पाइथन के साथ एक वीक पॉइंट, उसका नाम क्या रखा हमने, टाइप सेफ्टी। पाइथन इज नॉट ए टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप सेफ्टी ना होने के नुकसान क्या हुए, ऑपरेशन हमारे होंगे नहीं होंगे ये सर्टेन नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि आप जो भी ऑपरेशन करते हैं वो जिस टाइप के लिए बनाया गया है, ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते समय क्या उसी टाइप की वैल्यू आई है, अगर आई है तो टाइप सेफ हो गया, और अगर नहीं आई है तो नहीं, वो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। हो ही जाएगा, हो रहा है देखो। इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथन इज नॉट ए टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अब पाइथन में बाद में 3.6 वर्जन में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। पहले ये समस्या थी, समस्या ही थी, कोई समाधान नहीं है इसका। समाधान एक है क्या, जो फंक्शन कॉल करेगा और जो फंक्शन बनाएगा, अगर वो दोनों एक ही प्रोग्रामर हैं तब तो पता है कि भाई मैंने क्या किया था, मुझे क्या करना है कॉल करते समय। लेकिन फंक्शन बनाने वाला मैं हूँ, कॉल करने वाले ये हैं, तो इन्हें कैसे पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर। तो मैं फंक्शन के साथ लिख कर दूंगा, डॉक्यूमेंटेशन कागज पे लिख कर दूंगा, कहीं लिख कर दूंगा कि मेरे फंक्शन में इतने पैरामीटर हैं और ये इस टाइप की वैल्यू के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, क्योंकि इनके अंदर जो लॉजिक लिखा है वैसा ही लिखा हुआ है। तो अब आप जब कॉल करें तो ऐसे पैरामीटर दें, ऐसे आर्गुमेंट दें, यानी कि फंक्शन बनाने वाले को लिखना पड़ेगा, चाहे कागज पे लिखे, चाहे प्रोग्राम के अंदर कमेंट बना के लिखे, चाहे कॉल करके बताए, चाहे व्हाट्सअप करे, बताना पड़ेगा। तभी कॉल करने वाले को समझ में आएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसे ही चलता था, है ना, आज भी ऐसे ही चलता है। लेकिन 3.6 में एक फीचर ऐड किया गया जो थोड़ा सा और हेल्प कर देगा डिफाइन करने वाले और कॉल करने वाले दोनों के लिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसकी बात करते हैं। उसका नाम होता है टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन, या इसको टाइप हिंट भी कहते हैं। एडेड इन 3.6, उससे पहले था ही नहीं।
किसी भी वेरिएबल, किसी भी पैरामीटर के साथ ये हम यूज करते हैं। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं पैरामीटर के लिए, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं टाइप एनोटेशन, ये पैरामीटर के लिए ही नहीं है, ये किसी भी वेरिएबल के लिए होता है। चाहे वो लोकल वेरिएबल हो, चाहे ग्लोबल वेरिएबल हो, चाहे पैरामीटर हो, सब पे ये हमारा चलता है। देखते हैं क्या है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर एक्स। अब मेरे दिमाग में, अच्छा थोड़ा मीनिंगफुल करते हैं, मैं लिखा है यहाँ पर एज। अब मैं बताना चाहता हूँ इसमें जो वैल्यू आएगी वो न्यूमेरिक आएगी, इसमें स्ट्रिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरा साइंस है एज मैं स्टोर कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं तो कोई रोकेगा थोड़ी मुझे कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। ये तो जिसने कोड बनाया उसकी गलती है, क्योंकि इसकी रीडेबिलिटी बहुत खराब हो गई। वेरिएबल का नाम रख रहे हो एज और उसमें रख रहे हो नेम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो अब यहाँ पर वेरिएबल के बाद कॉलोन लगाएंगे। कॉलोन के बाद उस डेटा टाइप का नाम लिखते हैं जिस टाइप की वैल्यू को आप रिकमेंड करना चाहते हैं। रिकमेंड करना चाहते हैं, फोर्स नहीं करना चाहते हैं, रिकमेंड करना चाहते हैं एज वेरिएबल के लिए। क्या है वो? हिंट। इसी को बोलते हैं टाइप हिंट। टाइप हिंट इज रिकमेंडेशन नॉट फोर्स। हम प्रोग्रामर से ये नहीं कह रहे हैं कि एज वेरिएबल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा, कुछ और देंगे तो एरर आ जाएगी। हम प्रोग्रामर से ये कह रहे हैं कि हम रिकमेंड करते हैं इस वेरिएबल में इंटीजर आए, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे हमारी बात तो एरर नहीं है, अभी भी चलेगा ये। ठीक है, अब जितने वैल्यू असाइन करी उस पर ब्लेम जाएगा कि आपने ऐसा क्यों करा। जब हमने बताया था कि एज में इंटीजर रखना है तो इंटीजर रखना चाहिए था आपको, ऐसे करके। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन फोर्स नहीं होता कि आपको इस वेरिएबल में इसी टाइप की वैल्यू ही रखनी है। टाइप एनोटेशन एक रिकमेंडेशन होता है कि इस वेरिएबल में हम चाहते हैं इस टाइप की वैल्यू आए। अगर आएगी तो सब कुछ स्मूथ होगा, और अगर आपने दूसरे टाइप की रख दी, हो सकता आगे का कोड स्मूथ एग्जीक्यूट ना हो और टाइप सेफ्टी की वजह से ऑपरेशन फेल हो जाए, प्रोग्राम बंद हो जाए बीच में आपका। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? टाइप एनोटेशन। तो अभी तक हमने जितने वेरिएबल बनाए हैं, हर वेरिएबल के साथ टाइप एनोटेशन लगा सकते हैं, ये हिंट देने के लिए कि हम चाहते हैं इस वेरिएबल में इस टाइप की वैल्यू आए। तो अब हम चाहते हैं एक्स वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू आए? स्ट्रिंग। तो आप इसमें स्ट्रिंग देंगे, और अगर नहीं देंगे तो एरर नहीं आएगी। बेटर रीडेबिलिटी, और आपने बात नहीं मानी, आपने फ्लोट दे दिया, एरर नहीं आएगी, पुअर रीडेबिलिटी। फायदा क्या हुआ फिर हिंट देने का? जब आपको चलनी अपने मन की है, करनी अपने मन की है, तो फायदा क्या हुआ हिंट देने का? है ना, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? हिंट। ये हिंट है, इट इज नॉट डिक्लेरेशन। तो एक है टाइप हिंट, एक होता है टाइप डिक्लेरेशन। C++ जावा में टाइप डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन मतलब फोर्स है, रूल है, आपको ये मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो एरर आ जाएगी। पाइथन में टाइप डिक्लेरेशन नहीं है, टाइप हिंट है। हिंट का मतलब सजेशन है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये मानना चाहिए। अब आ जाते हैं उस वाले प्रोग्राम पर। तो अगर आप एडिशन करना चाहते थे ए और बी का, तो हिंट दे दो क्या चाहते हो। हमने कहा हम दो इंटीजर चाहते थे, ये लो। अब जिसने फंक्शन बनाया उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है। उसने रिकमेंडेशन दिया है कि भाई हम चाहते हैं जो भी ऐड को कॉल करे, ए और बी पैरामीटर को इंटीजर आर्गुमेंट दे। अब कॉल करने वाला ऐसा करेगा तो उसके हिसाब से सब कुछ सही होगा, और कॉल करने वाला ऐसा नहीं करेगा तो गुड लक और बैड लक वाली बात हो गई। चलेगा तो सही बात है, नहीं चला तो आप नहीं कह सकते क्यों नहीं चल रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पर ऐसे दे दिया तो अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। शुरू के दो तो चल गए, ये तीसरा नहीं चला। अब जिसने कॉल करा वो ये सरप्राइज में नहीं आएगा कि क्या हुआ, क्योंकि उसे पता है कि भाई मुझे क्या देना था, एंड। गलती मैंने ही करी है, तो बिल्कुल भी चलेगा। क्योंकि ये तो हम हिंट दे रहे हैं ना कि हम चाहते हैं ए और बी में इंटीजर आए। अगर आप फ्लोट दोगे तो मना थोड़ी होगा, ये तो आपका गुड लक है कि प्लस चल जाता है फ्लोट पर। ऐसे तो मैं यहाँ पर दो स्प्रिंग दे दूंगा तो भी चल जाएगा, चलेगा ही।
तो टाइप एनोटेशन फोर्स थोड़ी कर रहा है कि यही करना है, सजेस्ट कर रहा है कि ये कर दो। ठीक है, चलो। तो हमें जब भी पाइथन में वेरिएबल या पैरामीटर बनाने हो तो ये हमें यूज करना चाहिए टाइप एनोटेशन का कॉन्सेप्ट, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि हैबिट नहीं है हमारी, हैबिट डालनी चाहिए हमारे लिए। अच्छा सर, फोर्स कैसे कराएं? हम कहें यूजर से, भाई यूजर आप ना इंटीजर ही दो, फ्लोट दोगे तो मना कर देंगे नहीं चलेगा, स्ट्रिंग दोगे तो मना कर देंगे नहीं चलेगा, तो कैसे करें? हम फोर्स करना चाहते हैं, हिंट नहीं, फोर्स करना चाहते हैं कि यही करो। अब इस टाइप ऑफ ए अगर इंट है एंड टाइप ऑफ बी इंट है, तभी हम चलाएंगे। अदरवाइज एरर देने की बजाय हम एल्स लगाकर एक यूजर फ्रेंडली मैसेज दे देते। बोथ आर्गुमेंट्स मस्ट बी एंटी। पहली बार में चलेगा, दूसरी तीसरी बार में एरर नहीं आई, अब एल्स में चला गया होगा, तो इसलिए हमारा कोड सेफ है। कॉल करने वालों को, यूज करने वालों को पता कैसे चलेगा? तो बताया उसका, मैसेज करे, व्हाट्सअप करे, कॉल करे, कमेंट में लिख के दे, कागज में लिख के दे, कुछ भी करे, कोरियर करे, कुछ भी करे, बताना पड़ेगा। दैट मीन्स कम्युनिकेशन है। जिसने ये कोड बनाया और जिसने ये कोड लिखा, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। जनरली वो किसके थ्रू होता है? डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनता है मैं आपको सिखाऊंगा अभी, कि अगर किसी फंक्शन का मुझे डॉक्यूमेंटेशन बनाना हो तो कैसे बनता है हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आप मुझसे आज पूछ रहे हैं, क्या मैंने इस क्वेश्चन को आपको पढ़ा नहीं दिया है? कैसे पढ़ा दिया? हमने कहा आप देखो, मैं स्ट्रिंग का अपर मेथड यूज करना चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं कैसे काम करता है, तो मैं क्या लिखूंगा? हेल्प में जाके लिख दूंगा str डॉट अपर। इससे क्या आता है? जिसने अपर फंक्शन बनाया होगा उसने जो डॉक्यूमेंटेशन लिखा है वो मेरे सामने आ जाएगा। ये लो, ये है अपर। क्या करता है? रिटर्न ए कॉपी ऑफ स्प्रिंग कन्वर्टेड टू अपर के। तो जब आप अपने फंक्शन बनाएंगे तो आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन लिखना होगा। कैसे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और फिर जो कॉल करने वाला होगा, पहले आपके फंक्शन को वो कॉल नहीं करेगा, पहले वो हेल्प फंक्शन के अंदर आपका फंक्शन नाम लिखेगा, जिससे उसको पता चलेगा इसमें कितने पैरामीटर है, क्या करता है, कैसे वापस करता है वैल्यू मार्क। इस तरह से कम्युनिकेशन होता है फंक्शन बनाने वाले और कॉल करने वाले के बीच। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाना होता है। ठीक है, आप अगर एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे बैठ के कोड नहीं बनाएंगे, 4 घंटे कोड बनाओगे, 4 घंटे उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे, क्योंकि आपने जो करा है दूसरों को कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो? बताओगे ना वो डॉक्यूमेंटेशन। चलिए, अब बात करते हैं 5 तरह के जो पैरामीटर थे उनमें से एक तरह के पैरामीटर। देखें, अब मैंने शो फंक्शन को कॉल किया। जब हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करते समय हमें ए और बी में आर्गुमेंट पास करने होते हैं। क्या हम कॉल करने वाले को फोर्स कर सकते हैं कि आपको पोजिशनल आर्गुमेंट ही देने? हमने कहा नहीं, कॉल करने वाला अगर ऐसे करेगा तो भी चलेगा, कॉल करने वाले ने अगर ऐसे दे दिया तो भी चलेगा, कॉल करने वाला एक को पोजीशन बना दे और एक को कीवर्ड बना दे तो भी चलेगा। हम फोर्स करना चाहते हैं जो भी शो फंक्शन कॉल करेगा सिर्फ ऐसे ही कर पाए, ऐसे वो ना कर पाए, एरर आ जाए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। अगर आप अपने फंक्शन के पैरामीटर्स को फोर्सफुली पोजिशनल आर्गुमेंट के थ्रू ही
वैल्यू असाइन कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उन पैरामीटर्स के बाद कॉमा लगाएंगे और कॉमा के बाद स्लैश लगाएंगे। स्लैश क्या करेगा, फोर्स करेगा। ये जो स्लैश है इसको तीसरा पैरामीटर नहीं कहेंगे, स्लैश को तीसरा पैरामीटर नहीं कहेंगे। ये इस बात का सिग्नल है कि इससे पहले जितने भी पैरामीटर्स लिखे गए हैं वो सारे के सारे पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स हैं। दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट ही रिसीव करेंगे, वो कीवर्ड आर्गुमेंट रिसीव अब नहीं करेंगे। तो इसका मतलब होता है पोजिशनल ओनली। तो यहाँ पर ए एंड बी आर पोजिशनल ओनली पैरामीटर। तो अब आपको कॉल करने वाले को ये मजबूरी है कि वो जब भी इन्हें वैल्यू पास करेगा, कुछ भी करे, लेकिन दोनों के दोनों पोजिशनल आर्गुमेंट ही होने चाहिए। ये फैसिलिटी पाइथन में, पाइथन की लाइब्रेरी में तो पहले से ही थी, बट प्रोग्रामर के लिए नहीं थी। प्रोग्रामर अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन में ऐसा नहीं कर पाता था। 3.6 से इस फीचर को प्रोग्रामर वाले फंक्शन के लिए भी ऐड कर दिया गया। तो 3.6 वर्जन से हम अपने फंक्शन में ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हम अपने पैरामीटर को पोजिशनल ओनली बना सकते हैं। 3.6 से पहले पाइथन में टॉपिक था, लेकिन वो सिर्फ लाइब्रेरी फंक्शन के लिए था, प्रोग्रामर के जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनके लिए नहीं था। अच्छा, तो अब आपके मन में कुछ और आ रहा है। मैंने ये पढ़ाया आपको कि भाई हम किसी भी पैरामीटर को फोर्सफुली हम पोजिशनल ओनली बना सकते हैं, तो फिर इसी तरह से फोर्सफुली या कीवर्ड ओनली बना सकते हैं। आंसर इज यस, हम कीवर्ड ओनली भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये देखो। जिन पैरामीटर्स को आप कीवर्ड ओनली बनाना चाहते हैं उन पैरामीटर से पहले कॉमा लगाइए, कॉमा से पहले एस्ट्रिक लगाइए। एस्ट्रिक को एक तीसरा पैरामीटर नहीं कहा जाएगा। ये इस बात का सिग्नल होगा कि एस्ट्रिक के बाद जितने भी पैरामीटर्स हैं वो कीवर्ड ओनली पैरामीटर्स हैं। इसका मतलब कॉल करने वाले को इनके लिए जब वैल्यू पास करनी होगी तो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट ही चलेगा, यानी कि यही तरीका सही है। और अगर हमने नहीं मानी बात, ऐसे कर दिया तो एरर, क्योंकि आप ए के लिए पोजिशनल आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, नहीं दे सकते। ठीक है, तो फिर ये भी नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा ये भी नहीं चलेगा, आपने दोनों ही position दे दिए, जबकि बात क्या हो रही है, दोनों के दोनों कैसे हैं। इन दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं। मिक्स करके कैसे पढ़ेंगे, हमने कहा देखो, हमने 6 पैरामीटर बनाए, ए बी स्लैश कॉमा सी कॉमा डी स्लैश एस्ट्रिक कॉमा ई कॉमा एफ। पहले आप लोग मुझे बताइए कि इन 6 पैरामीटर्स में कौन कौन से पैरामीटर क्या क्या बन गए हैं। तो पहले ए और बी के बारे में बताइए, ए और बी कैसे पैरामीटर बन गए हैं, पोजिशनल ओनली। अच्छा, सी और डी के बारे में स्लैश, तो स्लैश भी पूरा बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश नहीं, पीछे की तरफ नहीं। जैसे बैक स्लैश एन होता है तो वो स्लैश ये वाला होता है।
ये वाला बैक स्लैश के साथ जब एन लगाते हैं, टी लगाते हैं। अभी जो स्लैश की बात हो रही है वो फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश है उससे पहले के जो पैरामीटर हैं पोजीशन ओनली, एस्ट्रिक्ट के बाद जितने पैरामीटर हैं वो कीवर्ड ओनली। तो सर स्लैश से पहले ए बी आते हैं, एस्ट्रिक्ट के बाद ई और एफ आते हैं। तो ई और एफ तो समझ में आ गए कि हमारे ई और एफ ये क्या है, कीवर्ड ओनली हैं। लेकिन सर कोई भी रूल सी और डी पर तो अप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो सी और डी को फिर हम ऑटोमेटिकली तीसरा वाला कहते हैं, पोजिशनल और कीवर्ड ओनली। दोनों में से कोई भी हो सकता है, पोजिशनल भी हो सकता है और कीवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो सी और डी फ्री हैं, कॉल करने वाला इनको कैसे भी वैल्यू दे सकता है। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है, देखते हैं। 10 20 इक्वल टू 30 40 इक्वल टू 50 एफ इक्वल टू 60। अब देखो ए और बी है पोजीशन ओनली, तो मैंने दे दिया पोजीशन पे। ई और एफ कीवर्ड ओनली है, तो मैंने कीवर्ड पे ही दिया है। सी और डी हमारी मर्जी है, कैसे भी दे सकते हैं, तो मैंने सी में लगा दिया कीवर्ड और डी में लगा दिया मैंने पोजीशन। तो अभी का रूल तो सही चल रहा है, लेकिन जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था रूल ब्रेक हो गया। कीवर्ड ओनली एक बार अगर आ गया, कीवर्ड आर्गुमेंट एक बार अगर आ गए तो उसके आगे कीवर्ड ही हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इसलिए गलत हो गया। तो अगर या तो ये सही होगा ऐसे करके, ठीक है, या फिर ये सही होगा, यही कर सकते हैं, है ना। या ये भी सही होगा, इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन शायद सही होगा ही नहीं। और नहीं, आप शो फंक्शन बनाते समय ए और बी को कीवर्ड बनाना चाहते हैं, ए कॉमा बी कॉमा एस्ट्रिक्ट, ए और बी कीवर्ड ओनली होगा, ठीक है। अब आगे बताओ क्या चाहते थे। चलो, करते हैं, एस्ट्रिक्ट लगा दिया, ए और बी हो गए कीवर्ड। अब स्लैश, अच्छा सी और डी नॉर्मल। रुको रुको रुको, अब आपके दिमाग में सी और डी नॉर्मल, तो उस हिसाब से बी भी तो फिर नॉर्मल ही होगा, या तो जो बी है वो सी भी है। भाई आपके ब्रेन में जो चल रहा है, इंटरप्रेटर क्या जानता है उस बात को। भाई वो तो अपने रूल पे चलेगा कि भाई एस्ट्रिक के बाद जितने पैरामीटर आते हैं सब बनते हैं, जितने भी हैं सब बनेंगे, आगे जितने भी होंगे सब कीवर्ड ओनली बनेंगे। अब लड़ाई करवाओगे तुम अब आपस में इनकी। अब आपने स्लैश यूज कर लिया, तो अब रूल ये कहता है कि एस्ट्रिक के बाद जितने होंगे वो हमारे कीवर्ड ओनली बनेंगे, है ना। स्लैश क्या कहता है, मुझसे पहले जितने आएंगे वो पोजिशनल है। ये और भी फंस गए, तो ये पूछ रहे हैं हम हैं कौन से, है ना। तो देखो अब क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे लगता है एरर आ जाएगी, भाई ये सही नहीं है ना। मुझे इंटरप्रेटर कंफ्यूज होता रहेगा, सिंटैक्स ही गलत कर दिया उसने, कि ये कर ही नहीं सकते। दिख रहा है कॉन्सेप्ट ही गलत हो रहा है पूरा का पूरा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कीवर्ड ओनली बनाना है तो लास्ट में बनाओ, क्योंकि शुरू में एस्पेक्ट लगा दोगे तो ऑप्शन खत्म हो। अब तो जितने पैरामीटर लिखोगे सारे के सारे क्या होगा, कीवर्ड ओनली होगा। जितने भी कीवर्ड ओनली पैरामीटर्स होंगे वो लास्ट में आपको बनाने चाहिए, रूल नहीं है ऐसा, लेकिन मजबूरी ऐसी पड़ जाती है, ठीक है। चलो लिखा रहने देते हैं, एरर है। भाई आप ये कह रहे हो, कहाँ लगाओगे बताओ।
तो बात तो वही रही, एस्ट्रिक बोलेगा मेरे आगे जितने सब कीवर्ड, स्लैश के बोलेगा मुझसे पहले जितने वो सारे पोजिशनल, फिर तो वही बात होगी, सेम एरर आएगी। ये लगा लो, यहाँ लगा लो, तो कहीं भी लगा लो सर, बीच में सब जगह एरर ही है। बी के पहले लगा दो, सी के पहले लगा दो, डी के पहले, डी के बाद कहीं। चलो, तो ये हमारे पोजिशनल ओनली, कीवर्ड ओनली, और पोजिशनल और कीवर्ड दोनों मिक्स करके हमारे हो जाते हैं। अब भाई जरूरी थोड़ा ना कि जो पैरामीटर में आएगा हम उसे यूज करेंगे, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। सिंटैक्स के लिए हमने पैरामीटर बना रखे हैं, कॉल करने वाले की मजबूरी है, दो आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, पहले वाले में और दूसरे वाले में तीन देने पड़ेंगे। दोनों का नाम मैंने जानबूझकर शो रखा है क्योंकि अब हम देखना चाहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,2। तो क्या मेरा ये सोचना सही है कि इस वाली कॉल के लिए हाई प्रिंट होगा, क्योंकि दो आर्गुमेंट पास करें, दो आर्गुमेंट इसी में जाएंगे, और तीन आर्गुमेंट जब मैंने पास करें तो तीन पैरामीटर वाला ये है। हम्म। क्या होता है अगर हम पाइथन में सेम नेम के फंक्शन दो बार बनाते हैं तो लास्ट वाला चलता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पहले कितने पैरामीटर थे और अभी जो बना है उसमें कितने पैरामीटर हैं। हमेशा पाइथन में सेम नेम का फंक्शन जब बनेगा तो अपडेट वाला ही चलेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पहले जो ये बना था उसमें कितने पैरामीटर थे, अभी बन रहा है कि उसमें कितने पैरामीटर होते हैं। सी प्लस प्लस और जावा में ये चलेगा, और ये दो अलग अलग फंक्शन माने जाएंगे। जब आप कॉल करेंगे दो के साथ तो दो वाला चलेगा, जब कॉल करेंगे तीन के साथ तो तीन वाला चलेगा। पाइथन में रूल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को सी प्लस प्लस और जावा में फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। पाइथन में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती क्योंकि फंक्शन अपडेट हो जाता है, उसी नाम से दोबारा बनाया जाता है। ठीक है, तो अब ऐसा हुआ तो इस कॉल पर एरर आ जाएगी क्योंकि अपडेटेड डेफिनेशन जो शो की हो गई वो तीन आर्गुमेंट मांगेगी, और आपने यहाँ पर कितने पास करे हैं सिर्फ, क्या आ जाएगी यहाँ पर, एरर। ठीक है, कह रहा है शो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट। ठीक है सर, इस समस्या का समाधान हम ऐसा ही करना चाहते हैं। कॉल करने वाला दो पारी तो दो पे चले, तीन कॉल पास करे तीन पे चले, 10 पास करे तो 10 पे चले। तो पाइथन ने कहा एक आसान तरीका देते हैं, एक ही फंक्शन बनाओ और जो आप एक पैरामीटर बनाओगे फंक्शन में, उसके प्रीफिक्स में, कॉमा के साथ नहीं, प्रीफिक्स में एस्टेरिस्क लगा दो। जब आप किसी भी पैरामीटर के प्रीफिक्स में लगाते हैं आर्बिट्रेरी स्वेच्छा से, कितनी भी लेंथ के आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, इसमें कॉल करने वाला आजाद है। अब जितने चाहे उतने आर्गुमेंट है। आर्बिट्रेरी लेंथ का मतलब 0 से n, आर्बिट्रेरी लेंथ, पोजिशनल ओनली। दैट मीन्स अगर कोई भी इस फंक्शन को कॉल करेगा तो भी चलेगा, ऐसे कॉल करेगा तो भी चलेगा, ऐसे कॉल करेगा तो भी चलेगा। कितने भी आर्गुमेंट दे दो कोई रोक टोक नहीं है, मत दो, दो दे दो, तीन दे दो, 50 दे दो, 100 दे दो, सब पे चलेगा ये। आर्बिट्रेरी लेंथ, किसकी लेंथ, नंबर ऑफ आर्गुमेंट की लेंथ कितनी है, आर्बिट्रेरी, मर्जी से। कॉल करने वाला अपनी मर्जी से
कितनी भी लेंथ रख सकता है नंबर ऑफ आर्गुमेंट को लेकर। अब सर ये बताइए, इन सारी वैल्यू को अगर मुझे फंक्शन के अंदर यूज करना हुआ तो कैसे करूंगा? मान लीजिए मैं इस वाली कॉल पर सारी वैल्यूज ए में आ गई होंगी, मुझे यूज करनी है अपने लॉजिक में, कैसे करूंगा? आंसर आया, जितनी भी वैल्यूज होती हैं ये पहले एक टपल में रखी जाती हैं और फिर वो टपल इस वेरिएबल को मिलती है। तो आर्बिट्रेरी लेंथ जो पोजिशनल पैरामीटर होता है, इसके जितने भी आर्गुमेंट होते हैं वो एक टपल में रख जाते हैं। पहली बार टपल एम्प्टी है क्योंकि कोई आर्गुमेंट ही नहीं था। दूसरी बार टपल में एक ही एलिमेंट है क्योंकि एक ही आर्गुमेंट था। अगली बार टपल में जितने आर्गुमेंट हैं वो है। अगर आपको इनका यूज करना है तो टपल में से इंडेक्सिंग को जाकर निकाल लो, लूप लगा के निकाल लो, जैसे चाहे वैसे निकाल सकते। यही कॉन्सेप्ट अगर मैं आपसे कहूं कि मैं डबल एस्ट्रिक के साथ इंप्लीमेंट करता हूं, तो डबल एस्ट्रिक का मतलब होता है आर्बिट्रेरी लेंथ कीवर्ड ओनली। इसका मतलब है कॉल करने वाला अब जितने चाहे उतने आर्गुमेंट दे, एक दे, दो दे, जीरो दे, 10 दे, 50 दे, सारे के सारे चलेंगे, लेकिन वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? कीवर्ड आर्गुमेंट होने चाहिए। अब सर आपने रूल बताया था कीवर्ड आर्गुमेंट में, कीवर्ड आर्गुमेंट वही बनेगा जो पैरामीटर का नाम है। पैरामीटर तो एक ही नाम का है, तो बार बार ये नाम से कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर कहा गया कि आर्बिट्रेरी लेंथ कीवर्ड में कीवर्ड का नाम भी आपकी मर्जी है, आप जो चाहें वो नाम यहाँ दे सकते हैं। तो मैंने लिखा भाई i=1, j=2। अगली बार लिख दिया मैंने सैलरी=50,000, नेम=, सोनू, और डिपार्टमेंट कोडिंग। तीसरी बार मैंने कुछ लिखा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल एस्ट्रिक्ट प्रीफिक्स के साथ जो भी आप अपना पैरामीटर बनाते हैं उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी लेंथ कीवर्ड ओनली। दैट मीन्स कॉल करने वाला जितने चाहे उतने कीवर्ड आर्गुमेंट दे सकता है। सिंगल एस्ट्रिक्ट का मतलब कॉल करने वाला जितने चाहे उतने पोजिशनल आर्गुमेंट दे सकता है। ठीक है। अब सर ये बताओ, ये सारे के सारे ए में पहुंचेंगे कैसे? डिक्शनरी बन के। तो ये जो दो कीवर्ड आर्गुमेंट हैं ये इनको एक डिक्शनरी में रखा जाएगा। ये की, ये उसकी वैल्यू, ये दूसरी की, ये उसकी वैल्यू, और ये दोनों डिक्शनरी में रखे गए और वो डिक्शनरी पहुंची ए के पास। ये तीनों डिक्शनरी में रखे गए और वो डिक्शनरी पहुंची इसके पास। पर यहाँ डिक्शनरी एम्प्टी पहुंची ए के पास क्योंकि कोई कीवर्ड आर्गुमेंट था ही नहीं। इस तरह से टोटल आपके 5 तरह के पैरामीटर हो जाते हैं, 3 तरह के आपके आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। आर्बिट्रेरी लेंथ कीवर्ड वाले का जो यूज होता है वो जनरली कॉन्फ़िगरेशन को रिसीव करने में होता है। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि मुझे कोई बटन बनाना है, तो आप कॉल करते समय बटन जब बनाएंगे तो बटन पे क्या लिखोगे? ओके, सबमिट, वो बताओ।
बटन का बॉर्डर कितना रखना है, बटन का कलर क्या रखना है, बटन की विड्थ कितनी रखनी है, बटन की हाइट कितनी रखनी है। तो अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं, एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है बस समझो, बटन फंक्शन एक बटन बना देता है मान लीजिए। तो अब जिसने भी बटन फंक्शन बनाया होगा, डिफाइन किया होगा, उसे क्या पता उस पर लिखना क्या है। तो आप बताओगे कि मुझे बटन पे ओके लिखना है, और क्या लिखना है। हमने कहा मुझे बटन की विड्थ कितनी रखनी है, बटन की हाइट मुझे इतनी रखनी है पिक्सल में, मुझे बटन का बैकग्राउंड कलर रेड रखना है, मुझे बटन का फोरग्राउंड कलर मान लीजिए ब्लू रखना है। अच्छा, मैं बॉर्डर नहीं बताना चाहता, मत बताओ। तो जिसने भी बटन नाम का फंक्शन बनाया होगा, उसको क्या मिल रहे हैं, सारे के सारे कीवर्ड आर्गुमेंट से मिल रहे हैं। अब जो कीवर्ड आर्गुमेंट हैं, आप किसी भी नाम से यहाँ पर अपने दे सकते हैं। हो सकता है कि आप विथ ना लिख कर डब्ल्यू लिख दें, हाइट पूरा लिख के ऐसे लिख दें, तब भी चल जाएगा। तो अब जिसने भी ये बटन फंक्शन बनाया होगा, वो बनाएगा कैसे, उसे क्या पता कॉल करने वाला कितने आर्गुमेंट दे रहा है और किस किस नाम से दे रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करें, डबल एस्ट्रिक लगाओ और ए लिख दो। अब कॉल करने वाला जितने चाहे उतने कीवर्ड आर्गुमेंट दे सकता है, किसी भी नाम से दे सकता है। जिसने फंक्शन बनाया होगा वो इसमें जो भी आएगा वो एज ए डिक्शनरी आएगा, डिक्शनरी से निकाल के अपना यूज करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन देने में कीवर्ड आर्गुमेंट आर्बिट्री लेंथ वाले बहुत यूज होते हैं। हम आगे बहुत पढ़ेंगे इनको, आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं, आगे की प्रोग्रामिंग में ये डे टू डे कोडिंग का पार्ट हो जाएगा। चलो आज इतना रखेंगे, कल मिलेंगे। ध्यान से इन सारे रूल्स को लिख लेना अपने हाथों से और प्रैक्टिस कर करके देख लेना।